सो हे व्हाट्सअप गाइस, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि हमारा 27 डेज चैलेंज था कि अब हमारा होगा लेक्चर पहला, जो होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में का पहला ही चैप्टर। ठीक है, तो उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। मैं बता देता हूँ लेक्चर नंबर 1 कितना बड़ा होगा। देखो, वैसे तो इसमें बहुत कटा हुआ है और तुम्हारे स्कूल वाले जो हैं, जैसे कि अभी मैं अगर मैं फर्दर चलता रहूँगा तो ये सारा तो कराएंगे तुम्हारे स्कूल वाले, ये भी कराएंगे। और जैसे ये है अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी ये जो होता है बहुतों के स्कूलों में जो होता है नहीं किया कराया जाता, नहीं कराया जाता। ठीक है, और ये ऐसा यूनिट्स वगैरह ये है क्योंकि देखो मेनली ये फिजिक्स में आता है, फिजिक्स के चैप्टर 1 भी देखोगे ना, यही सारा है। ठीक है, और उसमें ये सारा का सारा, ये सारा तुमको मिल जाएगा। ये सारा फिजिक्स में आता है वैसे, लेकिन केमिस्ट्री में दे दिया वो तो जस्ट। ठीक है, तो ये वैसे मेनली स्कूल वाले नहीं कराते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें मास एंड वेट ये सारा हमें ध्यान रखना है। फिर ये वाला ये कराते हैं स्कूल वाले। और ये वाला साइंटिफिक नोटेशन भी ज़्यादातर स्कूलों में नहीं कराया जाता, जो मतलब तुम्हारे क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। फिर डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारा स्कूल में नहीं कराया जाता, लेकिन हम जो है क्या कहते हैं, मैं भी डायमेंशन एनालिसिस, बिल्कुल मैं सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस नहीं कराऊंगा, सिर्फ वही नहीं कराऊंगा मैं, और सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होगा वो अगले लेक्चर में बनेगा। मतलब क्या हुआ, हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा हाँ। तो ये जो होगा, ये लेक्चर जो होगा 2 से हम जो है स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 छोटा होगा और लेक्चर 1 थोड़ा सा यार बड़ा है, तो यार कर लेना, थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लेक्चर 1 होगा। मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से अगर हम करें तो 45 मिनट्स तक तो ये हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। तो ट्राई करता हूँ मैं, 1 घंटा भी लग सकता है, खींच सकता है। तो तुमने वो दोनों देख लिए वीडियोस, तो तब करना जैसे मैंने बताया है। और अगर तुम कल, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब 4 जून को अगर तुम ये देख रहे हो, तो तुम फटाफट ये वीडियो देख लेना, रिकैप कर लेना, वो देखना जो तुम्हें नहीं आता। ठीक है, तो मैंने अब इंट्रोडक्शन सारा बता दिया है क्या क्या करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बोला है, केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेंट्रल रोल, एक सेकेंड, हाँ, a central role in science and is often intertwined with other branches of science। मतलब साइंस में एक इसका मेजर रोल है वगैरह, ये सारा कुछ हमें बताया गया है। Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brains, and operation of computer, production in chemical industries वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे में केमिस्ट्री जो होती है यूज़ होती है, मतलब आती है। और it contributes in a big way to the national economy. It also plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products, and aimed at, ये वाला थोड़ा अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या उसके important रोल है। It plays an important role in meetings human needs for food, healthcare products, and other aimed at improving the quality of life। मतलब कि फूड वगैरह और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सारी जो मटीरियलिस्टिक, मतलब मटीरियल्स और सारे जो मटीरियल्स है, उसमें जो होता है केमिस्ट्री का बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज exemplified by the large scale production of a variety of fertilizers, improve variety of pesticides and insecticides। इसमें भी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये वाली जो लाइन आएगी, ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। इसकी मैं नीला ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो बोला केमिस्ट्री प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। ठीक है, क्या बोला है कि जो केमिस्ट्री होती है हमें एक मेथड बताती है कि हम ड्रग्स सेव कर सके, मतलब कि ड्रग्स जो है हम लेना, उससे में ही हेल्प करता है। जैसे क्या होता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, वो नहीं कि ड्रग्स लो, ड्रग्स अलग होता है। ठीक है, तो इसमें अब मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो फिर कब बोल दिया मैंने, लेकिन अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, नहीं तो यूट्यूब पे भी कॉपीराइट आ जाता है, उसका कुछ पता नहीं है।
ठीक है, तो मैं अब बोल दिया है, एक दो बार बोला तो इतना वो नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं बोलता रहूंगा तो वो आ जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, तो मतलब यही बोला कि ये सेविंग, ठीक है, ये होते हैं सेविंग, ये होते हैं, क्या होता है ये, सिस्प्लैटिन और टेक्सोल, ये होते हैं जो कैंसर में के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इफेक्टिव रहते हैं। जो ये वाला है AZT, जो भी इसकी स्पेलिंग है मेरे को नहीं पढ़ना, ये एड्स के पेशेंट को बहुत आते हैं। ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत बार आता है। ये वाला सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल वाला, ये जो मैं कर रहा हूँ, और ये AZT, ये आता है कि AZT क्या हेल्प कर, क्या किस में हेल्प करते हैं, या फिर AID पेशेंट्स किसको हेल्प करता है, मतलब क्या हेल्प करवाता है, मतलब कि AIDS जो पेशेंट्स होते हैं वो मतलब वो किस ड्रग्स मतलब इस उससे बच सकते हैं। ठीक है, फिर बोल दिया मैंने, छोड़ो। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट और ये ग्रोथ ऑफ नेशन, ये सारा जो है अभी बकवास है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐसा सच आएगा भी नहीं जो स्कूल में आएगा, और मेनली जो जेई जैसे जो देंगे उनके में अभी इतना कुछ आने वाला नहीं है वैसे। ठीक है, in recent years chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternatives to environment hazardous refrigerators, CFCs, ये सारा जो है responsible for ozone depletion in the stratosphere। ठीक है, ये सारे में भी जो है हेल्प की है केमिस्ट्री ने। आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही, क्योंकि अब जो है कुछ खास आने वाला नहीं है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है, यू आर फेमिलियर विद द टर्म मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। हमें पता है कि जो भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई कर सके, और जो, हाँ, स्पेस और मास ऑक्यूपाई कर सके उसे मैटर बोलते हैं। या फिर मैटर को ऐसे भी बोल सकते हैं, मैटर इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इज द फंडामेंटल, सॉरी, क्या था, हाँ, मैटर इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच ऑक्यूपाइज, विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट एंड ऑल्सो टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस जैसे बुक्स पेन वगैरह, ये जो सारा है ये क्या है, मैटर से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब स्टेट्स। यार ये बच्चों वाला टॉपिक है वैसे, स्टेट्स ऑफ मैटर तुमने पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर बताने की वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं तब भी बता देता हूँ। देखो, होते वैसे मेनली तीन है, तीन ही होते, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन हम दो इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये दो हम इंक्लूड जो होते हैं बिल्कुल नहीं करते, तो इसलिए यही तीन अगर पूछे जाएंगे कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो तीन ही लिखना। ठीक है, तीन ही लिखना, अगर पांच आएगा तब भी तीन लिखना तुम। अगर ऑप्शन है कि 1, 3, 5, 7 जितना है, तो ये मत कर देना, थ्री ही करना। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, बहुतों का कंफ्यूजन होती है इस पे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पता ही है हमको कि जब पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, मतलब उनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और लिक्विड्स में होते हैं वो क्लोज तो होते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। और गैसेस में तुम्हें पता ही है वो जो होते हैं दूर ही दूर रहते हैं, उन वो क्लोज वगैरह सॉलिड और लिक्विड की तरह नहीं होते, और उनकी मूवमेंट जो होती है वो भी फास्ट और इजी होती है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग करेक्टर्स, ऑफ करेक्टर जो है अलग अलग होते हैं। सॉलिड में जो होती है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, पता ही है, शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है। जब भी जैसे वो किसी, जैसे गिलास है, कप है, जैसे ये कप है, इसमें जैसे अगर हमने पानी डाला, जैसे कोई भी है, जैसे ये वाला एक कप है, इसमें पानी है, इसमें पानी है, तो अगर हम इसमें डालेंगे तो ये उसी की शेप ले लेगा, टेक्स दैट शेप। क्या, टेक्स दैट शेप, समझ रहे हो ना, उसकी जो है ये
आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुको, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। ठीक है, उसकी जो है वो शेप ले लेता है। तो वही बोला है, इसमें भी यही बोला है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। जैसी शेप होगी, मतलब जैसा चीज होगी वैसी वो शेप ले लेगा। और गैसेस का तुमको पता ही है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उनके में ना वॉल्यूम होती है ना उनकी स्पेस होती है। और वो जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, ना उनकी अगर कोई शेप नहीं है और ना कोई उनकी वॉल्यूम है। तो अब इसमें बोला है कि दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अरे भाई, हवा है, हवा गैस है, कोई भी हवा है। अब वो किसी के बीकर में डालोगे उसी की तो शेप ले लेगा, अगर उसकी कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना ये। ठीक है, यही लिखा है बस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा। These three states of matter are interconvertible by changing the conditions। मतलब सिंपल है कि जैसे बोला यही है कि जैसे हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, सॉलिड को गैस, ये सारे में हम कर सकते हैं। अगर हम इसमें ये नहीं बताया सारे कि जो भी तुम्हारे ये होते थे, नाइन्थ में भी पढ़ा है तुमने, बहुत बार पहले भी पढ़ा है, सिक्स वगैरह में भी, सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी आई थिंक पढ़ा है तुमने, कि जैसे फ्यूजन होता था, इवेपोरेशन होता था। मतलब इसमें अभी इतना आई थिंक ज़रूरत है नहीं, सिंपल ये बताया क्योंकि इसमें ज़्यादा आएगा नहीं इतना। ठीक है, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड होगा, लिक्विड को और हीट करेंगे गैस होगा। फिर वही है कि गैस को और लिक्विड में करेंगे तो कूल होगा, लिक्विड को और करेंगे कूल होगा। वो नहीं है सब्लिमेशन वगैरह, ये सारा होता था, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब मैटर की ठीक है, अब मैटर का क्लासिफिकेशन। देखो, ये टेबल दे रखी है, ठीक है, पेज नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, पेज नंबर 5 है। एक सेकेंड, अगर दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पर पेज नंबर 5 लिखा हुआ है, तो यहीं पर अपनी उसमें भी जाना। मैटर है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो रखा है, एक तो हो रखा है वो मिक्सचर में, और एक हो रखा है वो प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, हम पहले मिक्सचर पढ़ेंगे फिर प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे नहीं, पहले अभी पता नहीं, अब एनसीईआरटी में मेरे को भी नहीं पता क्या है पहले, पहले मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हम दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर पता ही है तुम्हें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हो जाता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और प्योर सब्सटेंस भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, सिंपल है, हमें मेनली पता ही है ये सब। अब देखो, इसमें आती है डेफिनेशन, तुम्हें इसमें क्या है मेन इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट है इसमें डेफिनेशन। तुम्हें रटना पड़ेगा डेफिनेशन, समझ के रटो। रटना है तो समझ के रटो, ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वही बता रहा, नाइन्थ के जो चैप्टर 2 था अपना, उसमें हमने इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, ये सारा है, अभी हम पढ़ते हैं आगे, सीधा इस पे ही पढ़ेंगे। A mixture contains particle of two or more pure substance which may be present in any ratio। मतलब रेशियो जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी उसकी रेशियो हो सकती है। मतलब मिक्सचर जो होता है वो दो और मोर प्योर सब्सटेंस का मिक्स, मतलब उन दोनों का मिक्सचर ही कह लो तुम। और उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी वेरिएबल होती है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। और प्योर सब्सटेंस जब मिक्सचर फॉर्म करते तो उन्हें कंपोनेंट्स बोला जाता है। मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अराउंड योर मिक्सचर्स। मतलब कुछ भी चीज़ है, वही अभी हमने पढ़ा था कि मिक्स मतलब कुछ भी है चीज़ वो मिक्सचर है, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, चाय, हवा, ये सारी जो है, ऑयल इन वाटर वगैरह है। ठीक है, अब ये होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप के। अब होमोजीनियस में क्या होता है, इन होमोजीनियस मिक्सचर, हाँ, इन होमोजेनियस मिक्सचर वो जो होते हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक साथ, वो एक साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब जो जो वो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। भाई स्क्रीन कहाँ चली गई, मैं तो पता नहीं, मैंने हल्का सा बटन दबाया वो स्क्रीन चली गई। चलो छोड़ो। हाँ, तो ये मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि ये जो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब कि अगर वो मिक्स हो रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना। तो वही है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब एग्जांपल यही देख लो, वही शुगर सॉल्यूशन और एयर वगैरह, ये जो होते हैं आपके एग्जांपल्स होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। और हेट्रोजीनियस का वही उल्टा है, कंपोजिशन इसकी यूनिफॉर्म नहीं होती। एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर ले लो, तुम ऑयल इन वाटर ले लो, तुम कोई भी ले लो। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें तो अब आते हैं हम सीधा प्योर सब्सटेंस पे, और कुछ ऐसा है नहीं। प्योर हैज कैरेक्टराइज्ड डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। उनकी में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, हमने पढ़ा था। इसकी में कोई भी रेशियो हो सकती थी, हमने इसमें पढ़ा कि इसकी फिक्स रेशियो, फिक्स कॉम्पोजिशन या रेशियो कुछ भी कह लो, तो तुम कॉम्पोजिशन कह लो या रेशियो कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अब जैसे कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है। अब हम सीधा आते हैं हाँ, ये भी एक बार ध्यान रख लो कि जो ये सारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह, ये होते हैं जो भी सारे होते हैं, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस, ये फिजिकल मेथड से जो होते हैं सेपरेटेड नहीं हो पाते, ये ऐसे सेपरेट नहीं होते। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में जो होता है, इसको कर देते हैं, पता ही है। पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब जैसे वो Fe हुआ, वो Ag हुआ, वो Au हुआ, वो कॉपर हुआ, वो सिलिकॉन हुआ, वो Mg हुआ, ये सारे अलग अलग है, मैंने प्लस नहीं करा, अलग अलग है ये। ठीक है। तो ये तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे, और ये जो होते हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या था ऊपर, मैं देखा नहीं, एक सेकंड रुको गाइस। अब हम आते हैं, हाँ, सोडियम, मतलब ये सारा अभी तो जो है तुमको यही सारा बता रखा है, सोडियम, कॉपर वगैरह, ये एग्जांपल्स मैंने भी तुमको सारा बता दिया था। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स हैज देयर constituent particle, whereas in some other the constituent particles are molecules, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब क्या बोला, देखो क्या बोला कि जो ये सारे जो हो गए, ये तो सारे तुम्हारे एटम्स हो गए, और जो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी तुम्हारी मेनली गैसेस होगी, वो तो मॉलिक्यूल्स हुई ना, मॉलिक्यूल्स होगी वो तो। ठीक है। तो वही तुम्हें मेन बोला गया है इसमें। अब वही, अब कंपाउंड पता है, वन टू और मोर एटम जो होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उन्हें कंपाउंड बोला जाता है। और ये जो होते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते, इसे सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। एंड इट हैज इनफाइनाइट एग्जांपल्स। अमोनिया डालो, वाटर डालो, कार्बन, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर वगैरह का हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारा जो होगा तुम्हारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल comprises two hydrogen and one oxygen atom. Similarly, a molecule of CO2 contains two oxygen atoms combined with one carbon atom. Thus, the atoms of different elements are present in a combined in a compound, sorry, हाँ हाँ ठीक है, are present in a compound in a fixed and a definite ratio, and this ratio of a particular compound is characteristic of a particular compound। भाई समझ ही नहीं आ रहा, बोला क्या तुमने, इतनी इंग्लिश बोल दी, इतना कुछ समझ ही नहीं आया। देखो, H2O का करोगे तुम जब रेशियो लोगे उसका, हाइड्रोजन का होता है ये, और इसका होता है, हाँ ये होता है 16 होता है, हाँ 16 होता है, तो ये हो जाएगा 1:8। और CO2 का तुम सिंपली करोगे तो तुम्हारा क्या आता है, आई थिंक 3:8 आता है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, 3:8 आता है। तो इसमें यही बोला है कि जो ये होता है, ये सिंपल होल, मतलब सिंपल जो होती है, एक सेकेंड, हाँ, ये यही बोला है इसमें कि जो एक सेकेंड, हाँ एलिमेंट्स, अरे यार, आर डेफिनेट रेशियो एंड रेशियो इज करेक्टराइज्ड ऑन अ पर्टिकुलर, मतलब कि जो रेशियो होती है वो एक डेफिनेट रेशियो होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ constituent elements. For example, hydrogen and oxygen are gases whereas the compounds are formed। ये सारा कुछ बता रखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एंड मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट है।
physical and chemical properties. Every substance has unique or characteristic property. These properties can be classified into physical properties and chemical properties. ठीक है? हाँ, तो physical property can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. मतलब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कोई विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, उससे ही मतलब हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। मेजरमेंट जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की डजंट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की कोई होता नहीं है इसमें, और इसमें तो सारा को सारा अलग अलग रिएक्शन वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। Chemists describe, interpret and predict the behavior of the substance on the basis of their knowledge of their physical and chemical properties which are determined by careful measurements and experiments। मतलब यही जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बहुत ध्यान से इनको करने पड़ते हैं, तब जाकर देते हैं ना दवाई। ठीक है, अब बोला है तुम्हें बताया है, एक सेकेंड। हाँ, तो बता रखा है अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर दिख रहा होगा तो मेजरमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, ये सारा है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। सीधा हम आएंगे इस पे। अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम्स थे, द इंग्लिश एंड द मैट्रिक सिस्टम वर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द मैट्रिक सिस्टम व्हिच ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रांस in late 18th century was more convenient as it was based on the decimal system. Late need late need हाँ, of a common standard system was felt by the scientific community. Such a system was established in 1960 and is given below। मतलब क्या हुआ कि मतलब मेनली जो इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम जो होता था मेनली वही यूज होता था। ठीक है, समझ रहे हो ना, इंग्लिश सिस्टम वगैरह मतलब जैसे ये फुट फीट पाउंड शाउंड ये जो होता है ये सारे इंग्लिश सिस्टम्स ही कहते हैं। मैट्रिक में जैसे मीटर वगैरह सारा आ सकता है, मीटर सेंटीमीटर वगैरह। देखो ये सारा अभी फिजिक्स की बात है, लेकिन अब इसमें दे रखा है तो अभी हम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यही मेन इसमें बोला है कि जो मेन सारा कम्युनिटी वगैरह बैठी और उन्होंने एक सिस्टम जो था करा जिसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन शॉर्ट एसआई यूनिट्स। अब ये तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं है, और बस यही है कि 7 बेसिक क्वांटिटीज होती है और 2 जो होती है अलग क्वांटिटीज होती है। ठीक है, ये 2 तुम्हें बताया नहीं है, अच्छा इसमें 2 बताए नहीं है, अच्छा 2 इसमें बताया ही नहीं है, अच्छा वो फिजिक्स में था, सॉरी मैं फिजिक्स का कंफ्यूज हो गया इसमें, सॉरी। तो यही है कि लेंथ को जो है वो एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, करंट को आई से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से। ये वैसे देख लो एक बार, नज़र मान लो, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, किताब में दे रखा है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आने वाला। ठीक है, ये सारा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आने आएगा ये। मैंने बोला था कि मैं जो है क्या बोला था मैंने, हाँ कि ये वाला टॉपिक जो था कहाँ गया, ये वाला जो टॉपिक था, एक सेकंड, डायमेंशन एनालिसिस नहीं कराऊंगा। अब ये भी मेरे को मिल गया, मैंने अभी ध्यान मेरे को आया नहीं था दिमाग में, तो उसके लिए मेरा सॉरी, लेकिन वो भी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं, और ऐसा अगर आया तो मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आने वाला बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है आने का, क्योंकि भाई सारा को सारा फिजिक्स में दे रखा है, और जिसने फिजिक्स पढ़ रखी है तो उसको तो इजी इजी रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब हम करेंगे मास एंड वेट। मास एंड वेट भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, और वेट जो होता है वो फोर्स होता है जो ग्रेविटी पे एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटी पे एक्सर्ट हो रहा है, मतलब वेट जो है वो ग्रेविटी पे एक्सर्ट हो रहा है, और मास होते हैं कितना मैटर प्रेजेंट है। देखो लर्न करने का एमएम, कितना मास मैटर पे प्रेजेंट है,
और वेट वेट जी तो तुम्हें ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि कितना ग्रेविटी पे एक्सर्ट हो रहा है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास जो होते हैं सब्सटेंस का वो कांस्टेंट होते हैं, वेयरएज इट्स वेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों होता है अलग अलग? देखो, वेट की बात करें, अभी हम अर्थ है, जैसे अगर तुम्हें दिख रहा हो, हाँ, तो ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, वैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें हमारा जो जी हम लेते हैं वो 10 लेते हैं, या फिर जैसे मेनली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेनली हम ये लेते हैं। लेकिन अगर हम मून पे चले जाए ना, मून की इसका तुम लगा लो पता नहीं कितना डबल और ट्रिपल होने वाला है। तो वही है कि ग्रेविटी जो होती है चेंज होती है। तुम एस्ट्रोनॉट में यूनिवर्स में चले जाओ, एस्ट्रोनॉट कह रहा हूँ, यूनिवर्स में चले जाओ तो होगा ना, समझ रहे हो ना? तो यही मेन मतलब बोल रखा है मैं, मेन इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही सारा है बस। और एक बार देख लो ये सारा है और कुछ है नहीं। अब वॉल्यूम पे ही सीधा आते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। वॉल्यूम वो होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस होती है जो ऑक्यूपाइड होता है सब्सटेंस, ठीक है, जो ऑक्यूपाइड होता है सब्सटेंस से, वही होती है वॉल्यूम। जैसे कि जैसे कि यही है, कोई ऐसी चीज है, सोचो ये डब्बा है, अब इसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड हुई है, वही वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम वॉल्यूम हैज, इसको हम मीटर क्यूब में लिखते हैं। वैसे फिजिक्स की अगर डायमेंशन एनालिसिस, मैं अभी फिजिक्स लाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे L3 लिखते हैं वैसे, तो वही लेंथ होता है, डायमेंशन उसमें लिखते हैं। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड। छोटी छोटी जो होती है वॉल्यूम क्यूब्स वगैरह यूज होती है, और उसको इन सब से डिनोट करते हैं। लीटर एल से करते हैं, जो इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। फिर ध्यान रखना, कॉमन यूनिट जो है इसकी ऐसा यूनिट बिल्कुल नहीं है, और इसे लेकिन हम एल लीटर ही, इससे ही हम जो है अपना मेजर वगैरह करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो डीएम क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो ज्यादा कुछ है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर का टॉपिक, हाँ यही है ना, हाँ ये रहा। तो चलो, अब हमें बताया है कि डेंसिटी। डेंसिटी देखो बहुत आसान है, ज्यादा नहीं है। डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर तुम्हें ये ही है इसकी अमाउंट ऑफ कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको जो है हम ऐसे यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऐसे हम लिखते हैं, या फिर इसको केजी मीटर पर क्यूब भी लिख देते हैं। ठीक है, दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड इन केमिस्ट ऑफ एक्सवाइड डेंसिटी इन, ये सारा है, ये सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, डेंसिटी का बस मास अपॉन वॉल्यूम ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बहुत आसान टॉपिक है वैसे। देखो, हाँ, तो क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो 3 टाइप से होता है: सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनसे ये मेजर होता है। लेकिन जो मेनली वैसे जो इसकी ऐसा यूनिट है, अभी हमने उस टेबल पे भी पढ़ी थी, तो वो थी केल्विन। ठीक है, वो केल्विन जो थी इनकी एसआई यूनिट थी। मैं मिटा देता हूँ। देखो, अब सेल्सियस आता है, उसको केल्विन में बदलने का आता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का आता है। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलने का आता है। ठीक है, ये सारा आता है। तो क्या है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है कि जैसे अगर तुम्हें दे रखा है 20 डिग्री, 20 डिग्री दे रखा है, तो केल्विन में क्या कर देते हैं हम, 273 प्लस 20, 293 केल्विन आ जाएगा, प्लस कर देते हैं हम 273। वैसे कुछ स्कूलों में 0.15 भी कराए जाते हैं, जो ये है 0.15 भी करा देते हैं बहुत के उसमें हो, तो तुम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना। तो 0.15 इसमें बाद में लगा देना। ठीक है, ये तो तुम्हारी ये हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ सारा मिटा देता हूँ। अब बोला है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में इसमें बता रखा है, देख लो।
फ़ारेनहाइट का कुछ नहीं है, 9/5 से करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 से करते हैं। तो तुम कहोगे भाई सेल्सियस में कैसे करें? देखो, इसको इधर ले जाओ। अब क्या होगा, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आ जाएगा ना, यही आएगा आंसर। और क्या आएगा, यही आना आंसर। ठीक है। और अगर केल्विन में, जैसे अगर बोले 5 फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलो, कुछ नहीं करना, टेंशन मत लेना। पहले जो होगा ना, जैसे अगर बोले फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना, जैसे अगर क्वेश्चन है तो ये है ना डिग्री सेल्सियस को, इसमें जैसे अगर आए तुम्हारा कुछ फ़ारेनहाइट दे रखा है, मतलब फ़ारेनहाइट दे रखा है तुम्हारा कुछ 50, नहीं 50 तो ज़्यादा कम हो गया, नहीं 50, हाँ चलो 50 दिया है। अब इसको बोला कि भाई केल्विन में बदलो, तुम इसका पहले निकाल देना ये वाले फॉर्मूले से सेल्सियस, तुम ये निकाल सकते हो। ठीक है। और इसमें फिर जो सेल्सियस आएगा उसमें 273 क्या 0.15 ऐड कर सकते हो, ऐसे भी कर लो। या फिर अगर ज़्यादा होए, अगर ज़्यादा वो लेना है तो कुछ नहीं, ये जो है फ़ारेनहाइट, अच्छा फ़ारेनहाइट आ गया, तो इस पे 273.15 है, जितना ये आएगा उससे माइनस कर देना, ये आ जाएगा तुम्हारा। ओ सॉरी, सेल्सियस प्लस वो है ना, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, सॉरी गलत बता दिया, रुको मैंने गलत बता दिया, सॉरी। ये है ना अपना अपना ये है, हमको ये दे रखा है फ़ारेनहाइट वगैरह से सेल्सियस निकल जाएगा, सेल्सियस निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, सेल्सियस में हम प्लस कर देंगे, हाँ 273.15, ऐसे ही होगा, हाँ सही बता रहा था, ये ऐसे ही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट उसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वैसे आता नहीं है लेकिन हम करेंगे तब भी। जैसे आते हैं एग्जांपल्स में, जैसे 2.325, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट वो है, मैं ज़्यादा इसमें रीडिंग नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल वही दे रखा है। तो इसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन अगर बात करें वो 2.305, तो कितने होंगे, तब भी 4 होंगे वो। अब बोले वो 2.30, कितने होंगे? देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले अब तुम्हें पढ़ने पड़ेगा रूल्स। देखो, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं वैसे आपको, ये देखो, ये पढ़ो। अभी इसका तुम्हें मैं इससे ही आंसर निकाल के दूंगा, देखो मेरे को तो पता है, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे उससे दिखाऊंगा आंसर। देखो रूल्स है, क्या होता है कि ऑल नॉन जीरो, वैसे आएगा नहीं ये टॉपिक लेकिन मैं तब भी करा रहा हूँ, इन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 285 हो गया, तो उस या फिर 0.25 हो गया, ऐसे इसमें 3 होगा। और अगर मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जो जीरो आगे लगा होगा ना, जैसे 0 पॉइंट होगा तो जीरो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। फिर बोला जीरो जीरो प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वही बोला जैसे अगर ये 0.001 है तो इसमें कितने इंक्लूड होगा, ओनली 1। वैसे इसमें दे रखा है तो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, जीरो जो है दो नॉन जीरो के होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। जैसे 2.004, जैसे मैंने ये वाला बताया था तुमको कि 2 अगर तुम्हें दिख नहीं रहा हो तो 2.305 था, तो इसमें एक जीरो तो इंक्लूड होगा, होगा इंक्लूड। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फोर्थ वाले पे, zeros at the end of a or a right number are significant provided they are example, मतलब क्या बोला कि अगर एंड पे होए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब क्या बोला कि अगर वो डेसिमल में होंगे, जैसे अगर फॉर 0.200 तो इस पे 3 होंगे सिग्निफिकेंट। अब मैंने क्या बताया था तुमको, नहीं भूल गया, 2.30, तो ये जो होगा ये होगा, ये होगा। ठीक है। लेकिन अगर नंबर हुआ, जैसे अगर ये 100 हुआ तो इसमें सिर्फ एक ही माना जाएगा, लेकिन अगर ये हुआ तो 4 माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? बस यही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। Counting the number of objects, 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as they are exact numbers and can be represented writing infinite numbers। देखो यही इसमें एक अच्छी चीज मतलब बताई,
जैसे अब इसमें तुम देख रहे हो, बड़े यार ये 10 की पावर 2 क्या लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, कुछ नहीं, जैसे 1 kg है। अब हम देखो हमने 1 है तो इसमें सिग्निफिकेंट होगा 1, लेकिन अब हमने लिखा 1000 ग्राम, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी 1 होंगे, है ना, 1 होंगे ना। अब इस पे हमने करा, हमने कुछ भी कर दिया, मतलब जैसे हमने कर दिया हमने अगर लिख दिया 100.0, तो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे ना, समझ रहे हो ना। तो वही इसमें मेन बात बोली है, ठीक है, कि इनफाइनाइट हो सकता है। और ये जा रहा है प्रिसीशन एक्यूरेसी वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं, नहीं अब तो हो ही गया, आते क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। यार मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स पे तुमको, फिजिक्स में हम इतना गहराई से पढ़ेंगे ना, तो तुम भी पागल होगे, तुम भी कहोगे भाई बस यार बहुत पढ़ लिया यार, ये बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें। ठीक है, अब मैं एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे अभी एक भी है नहीं। तो देखो मैंने बस अब मैं स्टार्ट, खत्म ही हो रहा है, क्लास खत्म हो गई है अपनी। बस एक लास्ट में मैं एक चीज बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट में क्या एक चीज बोलने ये जा रहा हूँ कि हमारे लेक्चर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, ये लेक्चर्स है अपने। तो इसमें से हम पहला खत्म कर देंगे, और दूसरा तीसरा भी खत्म हो जाएगा, और चौथा भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो बचेंगे ना दो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बचेंगे। मतलब टोटल 36 क्वेश्चन है, तो 18 इसमें से करेंगे और 18 इसमें से करेंगे, और 18 से में भी और रिडक्शन है। तो मतलब टोटल अगर तुम कहो तो 30 है, तो मतलब 15-15 लगा के चलो, 15-15 लगा के चलते हैं कि इतने क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई देखो एनसीईआरटी के में है बीच बीच में सम जो होंगे, सम क्वेश्चंस जो होंगे, मैं इसमें 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 आएंगे, वो मेरे को तुम्हें इन सब में बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो था नहीं कुछ, अभी कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था आपने। ठीक है, तो दूसरी पहली जो थी हमारी खत्म होती है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थी, दूसरी भी निकल जाएगी आसानी से। लेकिन तीसरी और चौथी तो है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वन है, और क्वेश्चन जो आते हैं बहुत अच्छे से फ्रेम होकर इससे ही आते हैं। और दूसरे से आपका लॉज, लॉज और एटॉमिक थ्योरी वगैरह जो डेल्टन्स की है, फेमस है ही है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। और बस अब हमारा जो था फर्स्ट डे चैलेंज, फर्स्ट जो हार्ड डे चैलेंज था अपना, वो खम- खत्म होता है, तो समाप्त होता है अपना। और मैं भी अब टेक केयर करना अपना, ठीक है, अपना सेहत अच्छी रखना, और ज़्यादा घर बाहर मत निकलो, थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सा अगर शाम वाम में निकलो अगर निकलना है, तो बस अब मैं थोड़ा सेहत भी ध्यान रखना, जिससे तुम अच्छा पढ़ भी लो। ठीक है, मज़े भी करना, साथ में अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना। ठीक है, तो अब बस मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो, कल है, कल कौन सी वीडियो है तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 1.2 का होगा। ठीक है, वो होगी वीडियो। तो इसी के साथ अब मिलते हैं मैथ्स का, ठीक है। तो चलो अब टेक केयर, गुड बाय शबा कैप, एंड बाय बाय।